तो हेलो एंड नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल सीरीज करेंट अफेयर्स डेली में। और परीक्षा मंथन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और आखिरी क्वेश्चन तक चलेंगे। करेंट अफेयर्स की जितनी इंपॉर्टेंट सीरीज हैं सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे और जितने इंपॉर्टेंट चीजें होंगी सबको हम लोग यहाँ पे नोट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने न्यूज़पेपर की ताजा तरीन खबरों को पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में जारी विश्व शांति सूचकांक, जी हाँ, ये वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2022 का फिर से अभी लॉन्च कर दिया गया है। शीर्ष पे कौन सा देश है, ये आपका क्वेश्चन है। आइसलैंड, न्यूजीलैंड, आयरलैंड एंड भारत। और आंसर आपका हो जाएगा आइसलैंड। तो इस बार भी आइसलैंड 2022 की रैंकिंग पे भी पूरी तरीके से फर्स्ट नंबर पर रहा है। यह है लोकेशन आइसलैंड की, जिसको आप यूरोप के मैप में देख सकते हैं पूरी तरह से। एक बात बता दूं, ये जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स या फिर ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया जाता है, इसका जारीकर्ता होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, जो कि हेडक्वार्टर जिसका कि न्यूयॉर्क यूएसए में पड़ता है। उसके अलावा बता दी जाए तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 की रिपोर्ट के अनुसार आइसलैंड पिछली बार की तरह इस बार भी दुनिया का सबसे शांत देश बन के उभरा है। और भारत की पोजीशन यहाँ पे 135 हो गई है, ध्यान रखते रहिएगा। और इसकी बात करें तो पिछले साल 138 नंबर पे ये रहा था। भले ही रूस और यूक्रेन की इतनी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी यूरोप की कई सारी कंट्रीज हैं वो पूरी तरीके से पीस इंडेक्स में अपने टॉप की पोजीशन को बनाए रही हैं, पूरी तरीके से शांतिपूर्ण एरिया के रूप में बने हुए हैं। एंड अशांत देशों की बात करें तो हमारे एशिया का अफगानिस्तान पिछली साल की तरह इस साल भी लास्ट पोजीशन पे है। इसके बाद यमन, सीरिया, रशिया, दक्षिणी सूडान, ये सभी लास्ट की पोजीशंस को यहाँ पे रखते हैं। तो खैर यहाँ पे कुछ और इंडेक्सेस की हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी हाल ही में करप्शन इंडेक्स जारी किया गया था। और करप्शन इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे हमारा डेनमार्क रहा था। सबसे कम करप्शन डेनमार्क में होता है। भारत की पोजीशन 85 थी। साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स की बात की जाए तो इसमें यूएसए यानी कि अमेरिका फर्स्ट नंबर पे रहा था। भारत की पोजीशन इसमें 10 रहेगी। और बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि खुशहाली सूचकांक की, तो इसमें भारत की पोजीशन 136 थी। और वहीं फर्स्ट नंबर पे हमारा फिनलैंड था, जिसकी पोजीशन कुछ यहाँ पे पड़ती है, तो इसको आप ध्यान में रखते रहेंगे। और अगला क्वेश्चन भी वेट कर रहा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड है, सेकंड पे न्यूजीलैंड है, थर्ड पे आयरलैंड है। तो इन सीरीज को भी आप याद कर सकते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला पहला देश होगा। तो अभी हाल ही में पहली बार देश जो है ये जापान और एक दक्षिण कोरिया, इन दोनों देशों ने पहली बार शामिल होने की घोषणा की है नाटो के शीर्ष सम्मेलन में, शीर्ष शिखर सम्मेलन में, जो कि अभी हाल ही में होने वाले हैं 28 और 30 जून को। एक बात ध्यान रखते रहिएगा, ये क्या है, जापान के जो प्रेजेंट टाइम में पीएम है फूमियो किशिदा और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल, ये दोनों कंट्रीज बहुत ही ज़्यादा एक सपोर्ट या फिर एक नज़दीकी फील कर रहे हैं यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में नाटो से। तो इसको आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत ही ज़्यादा उछाल आने वाला है, क्योंकि एशिया के ऐसी कंट्रीज अगर नाटो से जुड़ती हैं तो रशिया कहीं ना कहीं कुछ अपने सिक्योरिटी थ्रेट को लेकर के कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर की तरफ भी चल सकता है। ये सब थोड़े से सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं अपने नाटो की। तो नाटो की बात करेंगे, गठन इसका 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। हेडक्वार्टर बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स में है। महासचिव जेंस स्टोलेनबर्ग हैं। एंड कुल टोटल 30 सदस्य हैं, जिसमें अंतिम सदस्य के रूप में मेसिडोनिया है। और अभी इन्हीं यूनसुक्योल की बात की जाए तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया को मेंबर बना दिया है नाटो की सिक्योरिटी अलायंस का। सिक्योरिटी अलायंस साइबर सिक्योरिटी अलायंस से रिलेटेड है। और इस संगठन का हाल ही में एक नया सदस्य बन के हमारा साउथ कोरिया उभरा था। तो इसको आप रिलेट करके याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ जाने से पहले ध्यान रखते रहेंगे, ये फिनलैंड, स्वीडन, ये कुछ कंट्रीज हैं जो कि नाटो की परमानेंट मेंबरशिप के लिए लगातार लगी हुई हैं। यूक्रेन ने हालांकि परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो अप्लाई किया था उसका रिजल्ट आपके सामने है। तो खैर देख सकते हैं आगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा अपना तीसरा सबसे उन्नत और पूर्णतः स्वदेश निर्मित नौसैनिक जहाज फुजॉन लॉन्च किया गया है। तो फुजॉन इनका पूरी तरीके से डोमेस्टिकली लॉन्च किया हुआ और सबसे एडवांस वॉरशिप है, यानी कि नौसैनिक जहाज है, जो कि वॉर के लिए यानी लड़ाई के लिए यूज किया जाएगा। और ये चाइना ने अभी हाल ही में लॉन्च किया हुआ है, जिसको कि आप मैप में देख सकते हैं। बात करें टोटल वेट इसका 80,000 टन से भी अधिक है। और ये फुजियान, पूर्वी तट प्रांत का फुजियान एक जगह पड़ जाता है चाइना का, उसके नाम पे इसको रखा गया है। इसमें कुछ नई नई इनिशिएटिव भी चाइना लेकर के आ रहा है, जैसे सीपीसी के तहत देखिए क्या है, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसके सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना जिसको सीपीसी कहते हैं, इसके प्रमुख के अलावा शी जिनपिंग जो है ये आर्मी के भी चीफ हैं।
और थल सेना के आकार को कम करना, नौसेना वायुसेना की भूमिका को बढ़ाना और चीन के वैश्विक विस्तार के मद्देनजर अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जिबूती एंड केन्या वगैरह बहुत सारे जगहों पे, केन्या का लामू पोर्ट हो गया। अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का आपका दिखेगा ग्वादर पोर्ट। एंड इसके अलावा हम बात कर सकते हैं फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई, वियतनाम, ताइवान, ये सारे मतलब बहुत सारी कंट्रीज से इनका इस समय एक संघर्ष चलता है साउथ चाइना सी को लेकर के। तो ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे श्रीलंका की अगर हम्बनटोटा पोर्ट की बात की जाए तो ये 99 ईयर्स के लिए चाइना ले चुका है लीज पे। ग्वादर पोर्ट भी बहुत सारे चांसेस, मैक्सिमम चांसेस लगते हैं कि चाइना इसको पूरी तरह से हथिया ही लेगा, जस्ट बिकॉज आप देख सकते हैं सीपेक कॉरिडोर यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा ढील आई है, बहुत स्लो हो गया है प्रोसेस, लेकिन फिर भी चाइना अपने पैसे को ऐसे वेस्ट नहीं कर सकता और ये पाकिस्तान से कैसे न कैसे निकलवा तो लेगा ही, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे चाइना की बात की जाए तो चाइना की कैपिटल है बीजिंग और बीजिंग में अभी हाल ही में हमारे विंटर ओलंपिक्स सब समापन हुए थे। और विंटर ओलंपिक्स की बात की जाए तो इसमें फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे था, सेकंड पे जर्मनी एंड थर्ड पे अपना चाइना आया था। बात करें चाइना की तो चाइना में के बीजिंग की बात कर लेते हैं। बीजिंग में एससीओ का हेडक्वार्टर है, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। झांगमिंग इसके अभी हाल ही में क्या अध्यक्ष के रूप में चुनी गई। और एआईआईबी यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, तो एआईबी का हेडक्वार्टर भी आपके बीजिंग में ही पड़ता है, जिसके उपाध्यक्ष के रूप में हाल ही में उर्जित पटेल को नियुक्त किया गया था। 14वां ब्रिक्स समिट जो होस्ट करेगा ये भी चाइना है और बीजिंग में ही होस्ट किया जाएगा, इसके मैक्सिमम चांसेस हैं। एंड आगे की बात की जाए तो चाइना ने अभी हाल ही में अपना आर्टिफिशियल सन लॉन्च किया था, जिससे एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकोमैक यानी कि ईस्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। और फास्ट में मैं अक्सर पढ़ाता हूँ आपको, फास्ट का मतलब क्या है, 500 मीटर स्पेरिकल टेलीस्कोप जिसको हम लोग बोलते हैं, 500 मीटर स्पेरिकल टेलीस्कोप, ये एपर्चर की बात करता है। 500 मीटर एपर्चर स्पेरिकल टेलीस्कोप, ये फास्ट जो है दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप है। चाइना ने इसको हाल ही में लॉन्च किया था। और आमूर रिवर याद रखते रहेगा, आमूर रिवर क्या है, ये रशिया और चाइना के बीच में कनेक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा है और एक नया पुल बन के इसको तैयार कर दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करेंगे। क्वेश्चन से पहले आप ध्यान रखते रहेगा, ये जो साउथ चाइना सी है इसमें लगातार इसका विरोध बढ़ता चला जा रहा है। वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनई और ताइवान ये इस क्षेत्र पे दावा करते हैं। हालांकि चाइना इसको अपने नाम से बुलवाने के लिए नाको चने चबाना भी पड़ रहा है। खैर इसको देखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है फीफा ई नेशंस कप 2022 के लिए पहली बार किस देश ने क्वालिफाई किया है। और हमारे देश भारत ने पहली बार क्वालिफाई कर लिया है फीफा के इतिहास में। फीफा फुटबॉल टीम की बात की जाए तो फीफा नेशंस कप 2022 के लिए क्वालिफाई करके इतिहास रच दिया है भारत ने। और ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत स्पोर्ट्स शोपीस इवेंट में खेलेगा, जो इस साल 27 से 30 जुलाई तक डेनमार्क के कोपेनहेगन में होने वाला है। डेनमार्क कहाँ पे, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये हमारा डेनमार्क है, इधर है हमारा नॉर्थ सी, और डेनमार्क के कोपेनहेगन में क्या होने वाला है, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल है, ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पे इसको 27 से 30 जुलाई तक एग्जीक्यूट किया जाएगा। बात एक और ध्यान रखते रहेंगे, हम जब बात करते हैं डेनमार्क की, इधर है आपका नॉर्थ सी यानी कि उत्तरी सी, यहीं पे इसने अपना एक क्या है, एक ऊर्जा द्वीप यानी कि एनर्जी आइलैंड बना करके रखा है। उसी के तर्ज पे डेनमार्क की मेटा प्रोटेक्शन जब इंडिया आई थी तो तमिलनाडु और डेनमार्क के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत जो हमारा गल्फ ऑफ मन्नार है, मन्नार की खाड़ी, यहाँ पे एक ऊर्जा द्वीप का निर्माण किया जाएगा। बहुत सारे यहाँ पे पवन चक्कियाँ और सोलर पैनल्स वगैरह लगाए जाएंगे। हाइब्रिड तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यहाँ डेवलप किया जाएगा। तो तमिलनाडु भी इन सारे सेक्टर्स में आगे बढ़ता चला जा रहा है। आगे के क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। हालांकि फीफा की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीफा के कुछ रैंकिंग्स की जब हम बात करेंगे तो फीफा क्या है, 2021 की रैंकिंग भारत की बात की जाए तो इसमें जो है बेल्जियम फर्स्ट पे था। भारत पहले 108 नंबर पे था, प्रेजेंट टाइम में 106 नंबर पे पिछली बार की तरह हो गया था। ओके, बात की जाए फीफा की तो फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे फीफा की। एंड 1904 यानी 1904 में इसकी स्थापना हुई थी। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। स्विट्जरलैंड आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मेरा पॉइंटर जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और आगे की बात करें तो 2022 प्लेऑफ में कोरिया और मलेशिया को हरा करके, बहुत बड़ी ये कंट्रीज हैं अगर फुटबॉल के मामले में आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी विनर कंट्रीज को, कोरिया और मलेशिया को हरा करके शोपीस इवेंट के लिए क्वालिफाई कर लिया है इंडिया ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, तो खैर इसको ध्यान में रखते रहेंगे। बात करें हम अगर बेल्जियम की तो ये फर्स्ट आया था 2021 फीफा रैंकिंग में। कतर की बात करें तो फीफा 2022 ये जो मेंस वर्ल्ड कप है इसका होस्ट करेगा कतर, ध्यान रखते रहेंगे। और पाकिस्तान और एक और कंट्री आ जाती है यहाँ पे चाड एंड पाकिस्तान को फीफा ने हाल ही में बर्खास्त किया है। हाल ही में इनके ऊपर बैन सैंक्शंस वगैरह लगाए गए हैं, तो ये सब भी आप रिलेट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। क्वेश्चन क्या है,
किस देश को हाल ही में एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया? देखिए, बरकरार इस बार रख दिया गया है हमारे पाकिस्तान को, ध्यान रख सकते हैं। ये जो हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान, ये एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में। आप कहते हो सर कितनी बार बता रहे, अभी लगातार ये 4 सालों से, यानी 2018 से लेकर के 2019, 2020, 2021 और अब 2022 आ गया, एक साल में 3 बार ये रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है और ग्रे लिस्ट में अभी तक पाकिस्तान बरकरार रखा गया है। बीच में इतना कुछ र्यूमर उड़ा दिया गया था कि पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से बाहर आ गया है, ब्ला ब्ला। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है जून 2022 की बैठक में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। ये कहा गया कि पाकिस्तान टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के शर्तों को पूरा अभी भी नहीं कर रहा है। हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर भी आ जाए। इतना ज़्यादा टाइम तक किसी भी कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखा नहीं जाता नॉर्मली। हर बार तो इसे टर्की बचा लेता था ब्लैक लिस्टेड होने से। हालांकि इस बार टर्की और यूएई जैसे कंट्रीज भी ब्लैक लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, ग्रे लिस्ट में शामिल हो चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ओके, बात की जाए एफएटीएफ की, तो एफएटीएफ पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियार, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जिन्हें हम बोलते हैं, इसके प्रसार और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखता है। और बात करें तो ये 3 लिस्ट जारी करते हैं। अगर हम बात करें एक ग्रीन लिस्ट की, ग्रीन लिस्ट जिसे हम बोलते हैं, ग्रीन लिस्ट का मतलब क्या है? ऐसी कंट्रीज जिनको वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक क्या है? ये शॉर्ट टर्म सॉरी लॉन्ग टर्म लोन देता है, और आईएमएफ की बात की जाए ये शॉर्ट टर्म लोन देता है। तो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से जो भी लोन्स वगैरह मिलते हैं, अगर इजीली चाहिए तो आपको होना पड़ेगा ग्रे लिस्ट में, जैसे कि हमारा इंडिया है। अगर ग्रे लिस्टेड हो जाता है तो 90% फंडिंग को पूरी जांच पड़ताल करने के बाद दिए जाएंगे। और अगर ब्लैक लिस्टेड हो जाता है तो यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कोई भी फंड नहीं आने वाली है, कंट्री पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पे दिखाई देता है। तो ये सब कुछ आप रिलेट कर लेंगे। बात करें हम पाकिस्तान की, कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल पाकिस्तान क्या बताएंगे, खैर कैपिटल तो सिंपल सा है, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। आयशा मलिक यहाँ की पहली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनी है, पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सॉरी पहली महिला बनी है, ठीक है। सायरा गिल का नाम याद रखें तो ये पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है पाकिस्तान की। और शहबाज शरीफ प्रेजेंट टाइम में नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, और बाजवा यहाँ के प्रेजेंट टाइम में क्या है? आर्मी चीफ है। तो खैर आर्मी चीफ भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पे, ये सब कुछ आप रिलेट करके याद रख लेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम मूव करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक बात याद रखते रहेगा, साल में 3 बार बैठक होती है एफएटीएफ की, यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। देखते हैं कब तक पाकिस्तान बाहर निकलता है। ओके, ये कुछ डिटेल्स हैं एफएटीएफ के बारे में, जो कि G7 ग्रुप्स के द्वारा इसको क्या है एग्जीक्यूट किया जाता है। G7 हम लोग आगे ये क्वेश्चन में देख लेंगे। तो G7 को आप लोग रिलेट करते रहेगा, कौन कौन सी कंट्रीज G7 में सदस्य हैं ये आप बताएंगे। थोड़ी देर बाद मैं खुद इसका आंसर दे दूंगा, बट आप कोशिश करें कि लाइव में अगर देख रहे हो तो इसको आप लोग मेंशन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी वो इंटरनेशनल बॉडी है, कौन सा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके द्वारा हाल ही में B3W यानी कि बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इसको लॉन्च किया गया है? देखिए, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड ये जो है, ये वर्ड आपने बहुत पहले से ही सुना होगा। G7 जो कंट्रीज हैं इन्होंने इसको हाल ही में क्या किया है, फिर से लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। अभी तक तो घोषणा की गई थी, अब इसको लॉन्च कर दिया गया है। किस लिए लाया गया है? तो ये चाइना की बिल्ड जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, यानी कि BRI, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए विकासशील देशों के लिए, देखिए वर्ड यहाँ पे इन्होंने क्या यूज किया है, यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है कि जो विकासशील देश है उनकी ये हेल्प करना चाहते हैं। तो खैर विकासशील देशों की हेल्प करने के लिए इन्होंने इसको स्टार्टिंग किया है। हालांकि कितना हेल्प होगा वो तो हम खैर देख ही लेंगे, लेकिन बेल्ट रोड इनिशिएटिव के तहत क्या कर रहा था चाइना, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है इन्होंने क्या कर रहे थे, विदेश नीति का एक तरीके से सेंट्रल पॉइंट इसको बना लिया था। और इसके तहत बहुत सारे कंट्रीज में, जैसे कि 2013 में कजाकिस्तान में आधिकारिक यात्रा के दौरान, सितंबर 2013 में सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट इस नाम से इसको एग्जीक्यूट किया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। और आगे बढ़ाते हुए इसको बंदरगाह, रेल मार्ग, सड़क, बहुत सारी कुछ हाईली मतलब बहुत सारी हाई बिल्डिंग्स और हवाई अड्डे, एयरपोर्ट्स, बांध, डैम, सुरंग, ये सारी चीज़ों से रिलेट करना था। कुल मिलाकर के पूरी कनेक्टिविटी पूरी कंट्री पूरी दुनिया से इसका करना था। ये चीज़ें स्टार्ट किया था चाइना ने। ओके, उसी को काउंटर करने के लिए यहाँ पे मतलब जो G7 कंट्रीज हैं उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। बात करें G7 कंट्रीज को याद कैसे करेंगे, तो देखिए जर्मनी इटली को एक साथ याद कर लो आप, फ्रांस यूके को एक साथ याद कर लो आप, और यूएसए और कनाडा को एक साथ याद कर लो आप। उसके बाद बचता है जापान, इसको भी आप याद कर सकते हो। तो इन 7 कंट्रीज को आप याद रखेंगे G7। इसमें पहले G8 हुआ करता था, बट जब 2014 में रशिया ने एक तरीके से इन्वेजन कर दिया, किसके ऊपर? रशिया ने इन्वेजन किया यूक्रेन पे, यूक्रेन के क्रीमिया वाले पोर्शन पे, तो इसे G8 से निकाल करके G7 बना दिया गया था। हालांकि रशिया भी नया G8 बनाने की घोषणा कर रहा है, देखते हैं क्या कब तक होता है। और इसी में जब कुछ विकासशील कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये सारी कंट्रीज जब मिल जाती हैं
तो ये G20 का रूप ले लेता है। ओके, बात करें SCRI की, तो SCRI यानी कि सप्लाई चेन रेजिलियंस इंडेक्स है, जिसमें कि जापान, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने तीनों ने मिल करके अपना एक नया ग्रुप बनाया है ताकि इनकी सप्लाई किसी भी तरीके से ब्रेक ना हो। बात करें ब्रिक्स की, तो इसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज हैं। चाइना होस्ट करने वाला है इस बार का जो समिट होने वाला है, इसके बाद साउथ अफ्रीका करेगा, फिर ब्राजील, रशिया, फिर इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इस तरीके से। तो ये एक सीरीज में चलते हैं, इसको ध्यान रखते रहेंगे। और ब्रिक्स की कंट्रीज मैंने बता ही दिया। क्वाड की बात की जाए तो क्वाड में हमारे 4 मेंबर्स हैं, यूएसए आ जाता है एंड इसके बाद चाइना यूएसए आ जाता है, इसके बाद हमारा ऑस्ट्रेलिया, देन जापान एंड इंडिया, ये 4 कंट्रीज मिलकर के क्वाड्रिलेटरल डायलॉग यानी कि क्वाड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन वेट कर रहा है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि BRI को काउंटर करने के लिए ये जो G7 ग्रुप बनाया गया है, इस G7 ग्रुप में टोटल 7 मेंबर्स को आप लोग ध्यान रख सकते हैं। खैर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, विकसित देशों का एक समूह है, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और अगला क्वेश्चन आपके सामने इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि रिफ्यूजी डे, ये कब मनाया गया? 20 जून को हर साल मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा जितने इंपॉर्टेंट डेज है मैंने कई बार आपको बताया है, उसको आप ध्यान रखेंगे। इसका थीम याद रख लेना आप लोग, टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन, यानी कि एक साथ हम हील कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, शाइन कर सकते हैं। ये पिछले साल की तरह एक तरीके से इस बार की भी थीम को है लगा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, इसको ध्यान रखे रहेंगे। और ये है किस लिए? ये जितने भी रिफ्यूजीज होते हैं उनकी हेल्थ कंसर्न के लिए, पोषण के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन एंड एजुकेशन वगैरह पे इसमें एनलाइटिंग किया जाता है। और अगर कहीं भी आतंक से, संघर्ष से, युद्ध से, कई सारी प्रॉब्लम की वजह से अगर कहीं देश से दूसरे देश में माइग्रेंट्स आते हैं या फिर किसी तरीके से रिफ्यूजीज आते हैं, तो इनके लिए ये डे हर साल मनाया जाता है 20 जून को। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया गया? देखिए, इजराइल वो कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन लगभग 96 लाख लोग हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते नहीं है एक तो, लेकिन पावर और टेक्नोलॉजी के मामले में फर्स्ट नंबर पे। और हरियाणा की गवर्नमेंट ने, अभी देखिए वही हरियाणा है जहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी हाल ही में एग्जीक्यूट किया गया, हरियाणा के पंचकुला में। और हरियाणा इसमें मेंबर भी रहा था, महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए। आगे बात कर लें, किसको ये क्या करेगा, किसके साथ एमओयू साइन हुआ है इसका, किसके साथ इनका समझौता हुआ है? तो ये है इजराइल। एक कंट्री को आप देख सकते हैं, मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर से सीमा साझा करता है। जी हाँ, ये फिलिस्तीन कुछ बोलते हैं इसे, कुछ लोग इजराइल भी बोलते हैं। तो खैर, फिलिस्तीन और इजराइल का तो कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही पुराना चलता जा रहा है। और इजराइल की प्रेजेंट टाइम में लोकेशन को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, ये है इजराइल, जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। और इजराइल से हाल ही में सहयोग कर लिया गया है, इजराइल के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर सतबीर सिंह कादियान, ये मुख्य अभियंता है हरियाणा के, इन्होंने, मुख्य अभियंता का मतलब चीफ इंजीनियर होता है, ओके, इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। और इन्होंने क्या है, सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव देवेंद्र की उपस्थिति में इजराइल के राजपूत कौन है, एनेट शालीन, और सिंचाई विभाग के हरियाणा के जो मुख्य अभियंता है, इनके साथ एक पैक्ट साइन किया गया है। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? तो 2030 तक यूएन संघ ने, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रति व्यक्ति तक साफ पानी पहुंचाने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एक गोल रखा है, एक टारगेट रखा है, उसको जल्दी से जल्दी प्राप्त करने के लिए इसको स्टार्ट करना है। जैसे कि अभी हरियाणा की बात की जाए तो कुसुम, पीएम कुसुम योजना के तहत सर्वाधिक सोलर पंप प्रोवाइड करने वाला ये हरियाणा फर्स्ट नंबर पे रहा था। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। खैर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जाए तो 17 पैरामीटर्स पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वगैरह लगाया जाता है। हमारा नीति आयोग भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है, जिसमें कि केरल फर्स्ट नंबर पे ओवरऑल पोजीशन पे रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के धोलेरा में एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई, निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई? ये गुजरात का धोलेरा है। जी हाँ, धोलेरा है ये, धौलावीरा नहीं है, ध्यान रखते रहेंगे। धौलावीरा भी गुजरात में ही है, जो कि यूनेस्को का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। 39वां कौन सा था? रामप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना। एंड 40 नंबर पे आ गया था हमारा धौलावीरा, जो कि गुजरात से बिलोंग करता था। बट हम यहाँ धौलेवीरा की नहीं, धौलेरा की बात कर रहे हैं। धौलेरा अहमदाबाद के पास में पड़ता है। अहमदाबाद जो कि हमारे सबसे, मतलब एक तरीके से दूसरा सबसे बड़ा इनका जिला पड़ता है, जहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। और अहमदाबाद के पास ये धोलेरा पड़ता है। यहाँ पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, गुजरात का अपनी तरफ का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। लगभग 1305 करोड़ रुपए की बजट यानी लागत के साथ इसको बनाया जाएगा। और एयरपोर्ट न केवल अहमदाबाद के लिए होगा, बल्कि साथ ही कार्गो के लिहाज से भी एक बड़े हब के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी कि सामान की आवाजाही के लिए भी इसको यूज किया जाएगा। बात करें गुजरात की, कैपिटल इसकी आप लोगों ने देख लिया। और बात करें अभी हाल ही में 25 दिसंबर को, यानी कि गुड गवर्नेंस डे के दिन, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें गुजरात फर्स्ट नंबर पे रहा था। जामनगर की बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे सुरेंद्र नगर
KVIC का सिल्क प्रोसेसिंग उद्योग हाल ही में सबसे पहले यहीं पे स्थापित किया गया। कच्छ, जो कि सबसे बड़ा जिला है पूरे भारत का, और कच्छ की ही बात की जाए तो ड्रोन से डाक सुविधा प्रोवाइड करने वाला ये पहला जिला हुआ था। बात करें आगे हम लोग सूरत की, तो सूरत क्या है, ताप्ती नदी के किनारे है, प्रसिद्ध उकाई परियोजना यही सूरत से रिलेटेड है। और अभी पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन जो अहमदाबाद से मुंबई तक जाएगा, इसको यहीं पे एग्जीक्यूट किया गया, ये याद रखते रहेंगे। इसके अलावा केवड़िया की बात करें, नर्मदा जिले में पड़ता है केवड़िया, पूरी तरीके से ई व्हीकल सिटी, ई व्हीकल जोन इसको बना दिया गया है, यानी यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही चलेंगे। एंड स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है, इसको भी यहीं पे बना के तैयार किया गया। ओके, आगे हम बात कर लेंगे कुछ और यहाँ के एरियाज बहुत। सबसे पहले बता दूं आपको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होता क्या है। सबसे पहला जो हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था, ये दुर्गापुर यानी कोलकाता के दुर्गापुर में इसको लगाया गया था, पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब क्या होता है, अपनी तरह का ऐसा एयरपोर्ट जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, उसके आसपास कोई भी कोई भी प्रोजेक्ट ना चल रहे हो, कोई भी बहुत सारे कोई एयरपोर्ट्स ना हो, एक तरह का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट है जिसके तहत आसपास कोई एयरपोर्ट्स वगैरह ना हो, तो अपने टाइप का एक अलग सा ये स्टार्टिंग होती है, एक इनिशिएटिव होता है, तो इसको आप रिलेट कर लेंगे। अगला है, हाल ही में कर्नाटका के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। देखिए, लोकायुक्त और लोकपाल ये नियुक्त किया जाते हैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए या इनको प्रोहिबिट करने के लिए, इनको किसी लेवल पे कंट्रोल करने के लिए इसको बनाया जाता है। तो सेंट्रल लेवल पे तो हमारा लोकपाल होता है, स्टेट लेवल पे कर्नाटका के BS पाटिल, ये जो BS पाटिल हैं, इनको हाल ही में क्या बना दिया गया है, हमारा ये देखिए लोकायुक्त यहाँ पे बना दिए जाते हैं, लोकपाल तो हमारे सेंट्रल में होते हैं। तो फुल फॉर्म इनका क्या है नाम का, BS पाटिल यानी कि भीमन गौड़ा संगन गौड़ा पाटिल। एंड कर्नाटका के लोकायुक्त के रूप में शपथ ग्रहण लिया इन्होंने, नए शपथ ग्रहण इन्होंने लिया, मतलब नए लोकायुक्त के रूप में बने। एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि लोकायुक्त को शपथ कौन ग्रहण कराता है, तो ये है हमारे लोकायुक्त को शपथ ग्रहण कराने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत, जो कि कर्नाटका के प्रेजेंट टाइम में राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री तो बसवराज बोम्मई है, ये तो आप सभी को पता होगा। एंड आगे की बात की जाए तो विपक्ष के नेता सिद्धारमैया, बसवराज बोम्मई चीफ मिनिस्टर, और थावरचंद गहलोत जो कि राज्यपाल हैं, इन तीनों लोगों की उपस्थिति में न्यायमूर्ति पाटिल को बधाई दी गई और इनको शपथ ग्रहण समारोह में पूरी तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। कर्नाटक के उप लोकायुक्त के रूप में कार्य करने वाले न्यायमूर्ति जो पाटिल हैं, इनको 14 जून को लोकायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया था। एंड कर्नाटका में जो भ्रष्टाचार है यानी करप्शन है, इनके विरोधी प्रमुख लोकपाल के रूप में पद जो है जनवरी 2022 में न्यायमूर्ति P विश्वनाथ शेट्टी के कार्यकाल की समाप्ति के बाद खाली था। एंड इस पद पर 5 साल तक कार्य इन्होंने किया था, तो ये भी 5 साल तक करेंगे, तो खैर ये सब आप रिलेट करके याद करते रहेंगे, ठीक है। बात करें कर्नाटका की, तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे जो रहा था ये हमारा कर्नाटका ही था। एंड आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में भी फर्स्ट नंबर पे हमारा कर्नाटका ही था, ठीक है। इसके कुछ नेशनल पार्क हैं जिनको याद रख सकते हैं आप लोग, अंशी, बादीपुर, बन्नरघट्टा, नागरहोल और राजीव गांधी जो नेशनल पार्क है, ये नेशनल पार्क हैं। इन सारे नेशनल पार्क को आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। बात और सारे नामों की कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम बात करेंगे भारत के पहले लोकायुक्त की, तो ये पहले लोकपाल की, तो पहले लोकपाल हमारे PC घोष थे, और अभी प्रेजेंट टाइम में जो लोकपाल हैं ये PK मोहंती हैं। शक्तिकांत दास का नाम आपको पता ही है, नोट निकाल के देख लो, प्रेजेंट टाइम में हमारे गवर्नर जो हैं RBI के, ये शक्तिकांत दास हैं। कितने क्रम के ये RBI चीफ हैं, RBI गवर्नर हैं, ये आप लोग मेंशन करेंगे। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, कैंसर रोगों के निदान के लिए पहली ऑन्कोलॉजी प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई, बिल्कुल सही आंसर था, कोच्चि में स्टैब्लिश की गई थी। आज का होमवर्क आपके लिए है, उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है अभी हाल ही में, इसका आंसर आप लोग कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम, बैकअप जरूर दीजिएगा। कल आपने जैसे बताया साउंड की कोई प्रॉब्लम, आज उसको कंप्लीट पूरी कवर करने की कोशिश की गई है। आगे से देखते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, लाइक कीजिएगा सेशन को एंड इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, भारत माता की जय।